नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रही आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी कल की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका भी परिचय करा देते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा सर, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और पूरी रिसर्च टीम है, उनका भी परिचय करा दे। हमारे साथ कुशल गुप्ता रहेंगे, साथ ही वरुण दुबे और देवांशी आशर से भी हम अलग अलग सेक्टर पर एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च जानेंगे। लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है आज कैसा रहा बाजार के लिए दिन। और लगातार तीसरे दिन शानदार बढ़त बाजार में देखने को मिली। निफ्टी में 325 पॉइंट का जबरदस्त उछाल आज आया, जो अब तक की तीसरी सबसे बड़ी तेजी है। सेंसेक्स भी 1150 पॉइंट भागा। वहीं बैंक निफ्टी में भी करीब 1000 अंकों की तेजी दर्ज की गई। FIIs और DIIs की तरफ से क्या संकेत आज मिले देखते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 2089 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 393 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की है। और बाजार में इस तूफानी तेजी की वजह समझते हैं अनिल जी से। हफ्ते के तीसरे दिन बाजार में तेजी की हैट्रिक लगी। आज फिर से बेहद दमदार शुरुआत और शुरुआती तेजी के बाद एक हल्का सा डिप, यहां पर खरीदारी का बेहतरीन मौका। पहले अहम सपोर्ट लेवल से बाजार सपोर्ट लेकर जो घूमे, दिन भर लगातार धीमे धीमे खरीदारी होती रही और दिन के उच्चतम स्तरों पर जाकर बंद हुआ। तेजी इतनी भरपूर बनी कि पूछिए मत। निफ्टी 15,200 के पार निकल कर बंद हुआ और आज जो क्लोजिंग हुई है वो अब तक की तीसरी सबसे बेहतरीन क्लोजिंग है। 15,314 के बाद आज 15,245 पर जो बंद हुआ है वो थर्ड बेस्ट क्लोजिंग है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार किस तरह से फिर से लाइफ हाई की तरफ तेजी से बढ़ने को तैयार है। बैंक निफ्टी भी 36,350 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। 950 अंकों का बड़ा उछाल और 1150 अंक उछला सेंसेक्स। तो पूरी तरह से 3 दिन बेहतरीन तेजी के नाम रहे। चौतरफा खरीदारी हुई, थोड़ी बहुत ऑटो शेयरों को छोड़ दीजिए, बाकी आखिरी मिनटों में जिस तरह की तेज दौड़ रिलायंस ने लगाई उसने बाजारों में जोश भरा। इसके अलावा भी बाकी सारे सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर दमदार खरीदारी होती दिखी। चाहे मेटल्स ले लें, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को ले लें, बैंक्स ले लें, NBFC, सब जगह तगड़ा एक्शन दिखा। फार्मा शेयर जो रुके थमे हुए थे वो चलने शुरू हो चुके हैं। IT शेयरों में एक्शन आ चुका है। तो चौतरफा खरीदारी और इसके बीच कैश मार्केट के स्टॉक्स में तो और भी ज़बरदस्त भरपूर एक्शन आपको नज़र आ रहा है। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में दमदार खरीदारी होती हुई दिख रही है और कई सारे स्टॉक्स हैं जो 10 से 15 और 20% तक के बड़े मुंह दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज जो क्लोजिंग हुई और जोश भरने वाली है। कल वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी है, लेकिन लग रहा है जिस तरह का मूवमेंट है, हल्की फुल्की करेक्शन के बाद बाजार फिर से नए लाइफ हाई की तरफ बढ़ने के लिए हो सकते हैं तैयार। बिल्कुल, अनिल जी से समझेंगे अब कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहे, खासतौर पर एक्सपायरी के दिन बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले बाजार में जो इस तूफानी तेजी देखी गई, कौन से सेक्टर का रहा योगदान, कहां पर दिखी सुस्ती, ये समझना जरूरी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुशल है, उनसे जानते हैं। बताइए कुशल। जी, तो बाजारों में तेजी का रुझान लगातार बना हुआ है और यहां पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जो है निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। जिस तरह की तेजी शुरुआती दौर से बनती हुई दिखी वो और ज्यादा प्रोग्रेसिवली बढ़ती हुई नजर आई। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट क्लोजिंग्स हमें निफ्टी में देखने को मिली। तेजी में जो शेयर थे निफ्टी में चढ़ने वालों में, उसमें टाटा स्टील मेटल स्पेस में काफी फोकस में था। साथ ही NBFC स्पेस से बजाज फिनसर्व में तेजी बनी और बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज 5% से ज्यादा के गेंस इसमें भी होते हुए नजर आए। गिरने वाले शेयरों में चारों के चारों स्टॉक्स अगर आप देखें तो वो ऑटो स्पेस से थे। तो कहीं ना कहीं आज बाजार की तेजी में यहां पर मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली। मेटल स्पेस में APL, अपोलो, नाल्को, हिंडाल्को जैसे शेयर सुबह से ही फोकस में थे और दिन के दौरान भी यहां पर तेजी लगातार बढ़ती हुई नजर आई। PSU बैंकिंग स्पेस भी सेकेंड हाफ में बहुत अच्छी तेजी पकड़ी, जिसमें PNB, कैनरा बैंक बढ़िया से पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। साथ ही NBFC स्पेस की जो मैं बात कर रहा था, निफ्टी में तो गेनर्स थे ही। इसके अलावा IB हाउसिंग, LIC हाउसिंग
हाउसिंग फाइनेंस में भी जोरदार उछाल देखने को मिला, ऑलमोस्ट 9-10% की तेजी तो आईबी हाउसिंग में भी हमने आखिरी 1-1.5 घंटे में होती हुई दिखी। आईटी स्पेस भी फोकस में था, यहां पर भी अच्छी तेजी का रुझान बना। इनफैक्ट टीसीएस फिर से 3000 के पार होता हुआ नजर आया और इन्फोसिस में भी आखिरी 1-1.5 घंटे में अच्छी तेजी बनी। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करें तो यहां पर जो इंडिगो था करीब 6 से 7% की तेजी दिन के दौरान यहां पर बनी, सचिन जी ने आपको रेकमेंड किया था। साथ ही एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस किरण जी ने बताया था, अदानी एंटरप्राइजेज अनिल सर ने आपको बताया था। और अगर आप नाल्को की बात करें तो सुबह सुबह ही के ट्रेड्स में राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में भी आपको ये रेकमेंड किया गया था। तो कहीं ना कहीं बाजार की जो तेजी का मोमेंटम है वो जी की टीम ने भी आपको पकड़ के दिखाया और आशा करते हैं कि आपको यहां पर बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल करेंगे आपका कुशल, बाजार पर और ज्यादा डिटेल में जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आज के खास एक्सपर्ट वीके शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। शर्मा सर, बाजार की इस तेजी पर आपकी क्या राय है और कल के लिए खरीदारी अब करनी हो किसी को तो इंट्राडे पिक कौन सी सजेस्ट करेंगे और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखा जाए? जी स्वाति जी, ये बाजार बहुत ही अच्छा है और करेक्शंस के मौके समय समय पर बाजार देता रहा है। जब 10% बाजार गिरता है तो लोग 15 की अपेक्षा करते हैं पर लेते नहीं हैं उस वक्त। तो ये जो मार्केट है ये बहुत ही स्ट्रांग बायर्स के हैंड में है, जो वीक हैं वो जल्दी ही निकल जाते हैं। तो ये बाजार लगातार अच्छा रह सकता है। कभी भी करेक्शन आएगा तो एक अपॉर्चुनिटी होगी, भले 10 का हो 20 का हो, जिसको हम बियर मार्केट बोलते हैं, तो भी ये बाजार लेने लायक रहेगा। अब इंट्राडे टर्म्स में अगर हम एक जिक्र करें एक स्टॉक का, तो वो जो स्टॉक मुझे समझ में आता है वो है आपका चोलामंडलम फाइनेंस। तो इसको आप 541 रुपए पे क्लोजिंग था वो ले सकते हैं। 529 का स्टॉप लॉस रहेगा और इसका टारगेट रहेगा आपका 562 रुपए। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज वापस चलनी शुरू हो गए हैं तो ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है कल। जी तो शर्मा जी की तरफ से 2 कॉल्स हमने समझे हैं। एक तो चोला फाइनेंस पर आपने इंट्राडे कॉल दी, अब पोजिशनल व्यू आपने दिया। शर्मा जी एक बार फिर से समझना चाहेंगे आपसे। हाँ नहीं, पोजिशनल व्यू में दे देता हूं। तो पोजिशनल व्यू के हिसाब से मुझे टाटा कॉफी अच्छा लगता है। टाटा कॉफी पूरे 2 या 3 दिन में जो इस सप्ताह में करीब 1.5% जैसे ही बढ़ा है, लेकिन लगता है यहाँ पे ये ऊपर चढ़ने की इसकी संभावनाएं हैं। 132 रुपए 40 पैसे पे क्लोज हुआ है। आप स्टॉप लॉस रखें 124 रुपए का और इसका टारगेट रहेगा करीब 150 रुपए। तो दोनों के अंदर अगर लंबी अवधि के लिए 5 या 6 दिन के लिए आपको रखना हो पोजिशनल ट्रेड तो फिर उसके लिए टाटा कॉफी है। ओके तो एक दिन की खरीदारी इंट्राडे चोलामंडलम फाइनेंस में करने की सलाह शर्मा जी की, और हफ्ते भर की खरीदारी टाटा कॉफी में रखने की सलाह दी है हमारे आज के एक्सपर्ट वीके शर्मा ने। बातचीत उनसे जारी रहेगी, लेकिन बढ़ते हैं फिलहाल अगली खबर की ओर। डिस्काउंट पर ओएफएस खुलने से आज एरकॉन में दबाव दिखा। हालांकि ओएफएस के बाद आमतौर पर कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिलती है। पूरा ट्रेंड ओएफएस का बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ है। बताइए वरुण। देखिए, इरकॉन का ओएफएस आज नॉन रिटेल के लिए खुला था, वहाँ काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस देखने मिला है और कल ये रिटेल के लिए खुलेगा। और देखिए, आपके लिए एक अच्छा मौका है यहाँ खरीदारी करने का। क्यों? एटलीस्ट 5 डेटा तो यही बताता है कि मौका काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि अब तक जितने ओएफएस आए हैं, खासकर सरकारी कंपनियों के और उन कंपनी के जिनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, वहाँ से उन स्टॉक्स में ओएफएस के प्राइस से काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ तो IRCTC को देख लीजिए। ओएफएस का जो फ्लोर प्राइस था 1367 का था, वहाँ से अब तक स्टॉक में करीब 40% के आसपास की तेज़ी हो चुकी है। सेल को देख लीजिए, 64 का ओएफएस का फ्लोर प्राइस था, वहाँ से स्टॉक अभी तक करीब 25% के आसपास की रैली दिखा चुका है। भारत डायनामिक्स, HL ओएफएस के बाद थोड़े ठंडे पड़े थे, लेकिन उसके बाद इन स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। 11 से 18% के आसपास की रैली इन काउंटर्स में देखी गई है। एवेन्यू सुपरमार्ट को देख लीजिए, ओएफएस का प्राइस 2049 का था, वहाँ से अब तक करीब 50% से ज़्यादा की रैली जो है ये काउंटर दिखा चुका है। HDFC, AMC, SBI लाइफ, सुमितोमो केमिकल्स, ये तमाम वो स्टॉक्स है जिनके ओएफएस आए जहाँ पे हिस्सा बिका, लेकिन फ्लोर प्राइस से इन काउंटर्स में अब तक करीब 12 से 30% के आसपास की रैली देखने मिली है। तो अच्छे क्वालिटी के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें जब जब ओएफएस आता है ये खरीदारी का अच्छा मौका होता है। कम से कम पिछला डेटा तो यही बताता है कि ओएफएस में अगर आपने खरीदा है तो वहाँ से उन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है।
बहुत शुक्रिया वरुण। फिलहाल ओएफएस पर और ज्यादा डिटेल में हम तक ये ट्रेंड पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम नीलामी की बात करते हैं। 4G स्पेक्ट्रम को अच्छा रिस्पांस मिला है। अब स्पेक्ट्रम नीलामी में किस टेलीकॉम कंपनी ने क्या खरीदा है, ये पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ है हमारे सहयोगी कुशल। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। बताइए कुशल। जी, तो महज 2 दिन में स्पेक्ट्रम नीलामी पूरी होती हुई नजर आई। आप देखिए 4G स्पेक्ट्रम के जो ऑक्शन 1 से 2 मार्च के बीच में रहे थे, यहां पर 77,800 करोड़ रुपए के करीबन 856 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम बिक्री होते हुए दिखे, जहां पर रिलायंस जियो, भारती एयरटेल जैसी कंपनियां जो हैं जमकर पार्टिसिपेट करती हुई नजर आई। इनफैक्ट सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन अगर आप देखें तो वो रिलायंस जियो की तरफ से आया, जहां पर करीब 57,122 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम खरीदे गए और कुल मिलाकर 488 मेगाहर्ट्ज की जो खरीदी है वो रिलायंस जियो ने करते हुए दिखे। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो 4G कवरेज बढ़ाने के लिए जो वोडाफोन आइडिया है, उन्होंने भी 5 सर्कल्स में अपने जो स्पेक्ट्रम है वो खरीदते हुए नजर आए और खासकर 5G को लेकर यहां इस स्पेक्ट्रम में काफी बड़ा फोकस था। खासकर अगर आप 2300 मेगाहर्ट्ज की बात करें तो यहां पर दोनों कंपनियां जो है पार्टिसिपेट करती हुई नजर आई, खासकर रिलायंस जियो और भारती एयरटेल। तो यहां पे इस चीज का रुझान तो देखने को मिला ही। इसके अलावा फाइनेंशियल्स पर कितना असर पड़ेगा आप इसको भी देखिए, क्योंकि मार्च 2021 यानी कि इसी महीने ये जो स्पेक्ट्रम जो ऑक्शन हुआ है, इसकी जो अपफ्रंट पेमेंट है वहां पर करीब 28,000 करोड़ रुपए की अपफ्रंट भुगतान करना होगा, जहां पर सबसे ज्यादा करीब 71% इस भुगतान का रिलायंस जियो करेगा, करीब 20,000 करोड़ रुपए का। साथ ही भारतीय एयरटेल को भी 7,000 करोड़ रुपए करीबन पे करने होंगे। तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट पे थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखेगा। पर ऑन द फ्लिप साइड अगर आप इस ऑक्शन की पॉजिटिव बातें देखेंगे तो 2G से 4G में शिफ्ट होने से जितनी भी कंपनियां हैं उनका आरपू बढ़ता हुआ नजर आएगा। खासकर यहां पर आप वोडाफोन आइडिया को रख सकते हैं कि जहां की जिसकी जो है 2G जो ग्राहक है वो काफी ज्यादा है। और अंत में 5G रोल आउट होने से आप देखिए जो भी एंटरप्राइजेस रेवेन्यू है कंपनियों के, वहां पर जोरदार उछाल आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ग्लोबली भी 5G काफी हद तक रोल आउट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए 4G स्पेक्ट्रम ओवरऑल काफी बेहतरीन रहा तीनों टेलीकॉम कंपनियों के लिए। शुक्रिया कुशल इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल देने के लिए। हमको आगे बढ़ते हैं और जरा टायर कंपनियों की बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ा झटका उन्हें मिला है और थाईलैंड के रेडियल टायर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की मांग सरकार ने खारिज कर दिया। अब इसके मायने क्या है, किस पर क्या असर पड़ सकता है, समझते हैं। पूरी खबर हमारी सहयोगी देवांशी से, बताइए। जी बिल्कुल, आप देखिए आज टायर स्टॉक्स के लिए एक नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही थी और वो एक एंटी डंपिंग ड्यूटी से जुड़ी हुई है। दरअसल आप देखिए थाईलैंड से आने वाले जो रेडियल ट्रक और बस वाले टायर हैं, इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी ना लगाने का जो निर्णय है वो वित्त मंत्री की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। दरअसल आप देखिए जो DGTR है उन्होंने सिफारिश की थी कि जो थाईलैंड से इम्पोर्ट होने वाले TBR हैं इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए, लेकिन इस मांग को खारिज कर दिया गया था और इसी के चलते ये नेगेटिव खबर है। दरअसल आप देखिए हम कई समय से ये देख रहे हैं कि जो भी टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि थाईलैंड से लगातार बहुत ज़्यादा डंपिंग किया जा रहा है TBR का, और इसी के चलते इनकी मांग थी कि इस पर जांच की जाए और इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। FY21 की अगर हम बात करें तो पहले ही क्वार्टर में या पहले 3 तिमाही में अगर आप देखें तो करीब 50% के जो TBR टायर हैं उसकी आयात जो है वो थाईलैंड से की गई थी। और यही नहीं, पैसेंजर व्हीकल में भी जो TBR होता है या रेडियल टायर्स होते हैं, इसकी जो इंपोर्ट है वो थाईलैंड से की गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा डंपिंग होती हुई दिख रही थी थाईलैंड से और इसी के चलते ये मांग की गई थी। साथ ही आप देखिए जितने भी टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका ये भी कहना है कि कुछ समय पहले चाइना से जो इंपोर्ट है रेडियल टायर्स का वो रोक दिया गया था, इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद चाइना ने बहुत बड़े जो निवेश हैं वो थाईलैंड में कर दिए थे और अब वहाँ से डंपिंग यहाँ पे होती हुई दिख रही है और इसी के चलते ये मांग की थी, लेकिन इस मांग को खारिज कर दिया गया था। तो ये नेगेटिव खबर टायर स्टॉक्स के लिए आती हुई दिख रही है। दरअसल आप देखिए जो रिप्लेसमेंट मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है और इसमें JK टायर, अपोलो टायर, सीएट का बहुत बड़ा हिस्सा है, मार्केट शेयर है और इसी के चलते इन तीनों स्टॉक्स पर असर होनी चाहिए। लेकिन आज जितने भी स्टॉक्स हैं टायर स्टॉक्स, ये पॉजिटिव मार्केट में इसके विपरीत ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, पॉजिटिवली ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, ज़्यादा असर दिखी नहीं स्टॉक्स पर। लेकिन ये जो खबर है वो टायर स्टॉक्स के लिए लगातार नेगेटिव बनती हुई दिख रही है। बहुत शुक्रिया देवांशी और डिटेल्स के लिए। शर्मा जी, टायर स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी? देखिए टायर स्टॉक्स एक इस न्यूज की वजह से, जो न्यूज है वो सही है और इसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, पर ये नेगेटिव इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म है। बाजार हमारे एक रोटेशनल बेसिस पे चलते हैं
तो एक दिन नीचे रह के ऊपर जाने की संभावना थोड़े दिन के बाद इनकी वापस बढ़ जाती है। तो आपका निवेश है तो आपको बेचने की आवश्यकता नहीं है, पर जो वॉलिटिलिटी है उसको आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, टायर स्टॉक पे बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शर्मा जी ने अपना व्यू दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब शो में हमारा खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन। और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा जी से जानते हैं कल के लिए ऑप्शन। सर बताइए, अब कल बम्पर कमाई का कौन सा ऑप्शन बताएंगे दर्शकों को? जी स्वाति जी, दोबारा आपको नमस्ते और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते। तो कल हमने 2 स्टॉक ऑप्शंस बोले थे, एक तो कोफोर्ज था आईटी कंपनी और दूसरा था टोरेंट पावर। मेरे को टोरेंट पावर ज़्यादा पसंद था, तो 2 में से एक किसी को करना था टोरेंट पावर। और इनफैक्ट ऐसा ही हो गया कि आज दोनों ही की टारगेट करीब 12 बजे तक अचीव हो गए हैं। तो एक तो वो आपके लिए शुभकामना। दूसरा, आज जो स्टॉक 2 मैं लेके आया हूं वो मेटल स्टॉक है, एक जेएसडब्ल्यू स्टील और दूसरा है बैंकिंग। मेटल स्टॉक्स तो एक नई नई ऊंचाइयां छू ही रहे हैं, तो उसके अंदर मैं जेएसडब्ल्यू स्टील 430 की कॉल मार्च महीने की सलाह दे रहा हूं, 19.5 रुपए पे खरीदें। स्टॉप लॉस रहेगा करीब 16 रुपए का, टारगेट आपका 25 रुपए का। और दूसरा जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है वो 70 की कॉल लें 2 रुपए 70 पैसे पे, मार्च महीने की ही है, और स्टॉप लॉस रखें उसमें टाइट 2 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 4 रुपए। ध्यान रखिए ये जो ऑप्शंस हैं ये 4 या 5 सेशन के लिए हैं, उसके बाद इनको कैरी फॉरवर्ड न करें, या तो स्टॉप लॉस हो जाएगा या टारगेट अचीव हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और इस सेगमेंट के लिए जय हिंद और धन्यवाद। आइए अब समझते हैं कल के लिए स्ट्रैटेजी, खासतौर पर वायदा एक्सपायरी के दिन बाजार के लिए कौन से संकेत अहम होंगे, जानते हैं अनिल जी से। कल सुबह जब भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का सेशन रहता है। उम्मीद अच्छे सेशन की है, क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 225 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, यानी कि मजबूत सेशन। शुरुआत ग्लोबल मार्केट से, बाद में हमारी ताकत पर, और हमारी ताकत जबरदस्त दिख रही, क्योंकि एफआईज की खरीदारी 3 दिनों तक लगातार शानदार मजबूती। ट्रेडर्स फिर से एक्शन में आते हुए हफ्ते 2 हफ्ते के विश्राम आराम के बाद और करेक्शन के बाद यहाँ पर उनका पूरा पार्टिसिपेशन, निफ्टी के सारे सेक्टर्स मजबूत हैं और कैश मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी भरपूर खरीदारी। ऐसे में नेगेटिव संकेत कोई है नहीं, सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स खराब हो जाए तो वो पता नहीं। इस लिहाज से बाजारों में मूवमेंट और तेजी का बनना चाहिए और लाइफ टाइम हाई के पार निकलना चाहिए बाजार। ऐसे में आपको करना क्या है, 15,000 के लेवल को आपको मानकर चलना है सपोर्ट। कल के लिए 15,000 15,075 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर एक बार 15,315 को पार करने के बाद 15,400 425 तक जाने की कोशिश निफ्टी की होती हुई दिखेगी। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 36,000 पहला सपोर्ट लेवल है, उसके ठीक नीचे 35,500 35,700 की रेंज में भी बहुत मजबूत सपोर्ट बैंक निफ्टी को नजर आता है। एक बार 36,600 को पार करने के बाद 37,000 37,100 की तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो मजबूती वाला ट्रेडिंग सेशन कल भी रह सकता है। बस सिर्फ ये है कि हफ्ते की एक्सपायरी है और 3 दिनों से लगातार भागें, हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है, आए चाहे वो शुरुआत में आए चाहे दिन के दौरान, उसमें ही खरीदारी करनी है। बस ग्लोबल मार्केट्स ठीक रहने चाहिए, भले ही जोर से बढ़े ना, भागे ना, गिरे ना, इतना ही भारतीय बाजारों के लिए काफी है। तो अनिल जी से कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी समझने के लिए आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। बात करते हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां रखी जाए? निफ्टी में बाय ऑन डिप करेंगे, जैसे 15,250 की कॉल ऑप्शन थोड़ी डिप में लेनी है 25 रुपए के आसपास। अभी सिंगापुर निफ्टी करीब 100 पॉइंट डाउन है, तो उसी हिसाब से अगर डिप मिलता है तो 15,250 की कॉल हमें 25 के आसपास लेनी है और 15 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 50 रुपए का टारगेट होगा। और अगर स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो एसबीआई पे फोकस रखना चाहिए, उसमें पोजीशंस बिल्डअप हो रही है, 405 के आसपास है, इसके टारगेट 425 के हो सकते हैं और 395 के स्टॉप लॉस होंगे। जी बहुत शुक्रिया नितिन जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और शो के अंत में वीके शर्मा जी आपसे जानेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह आज होगी? जी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए स्वाति जी एक बिल्कुल ऐसा स्टॉक है जो सेंसेक्स जब बना था 78-79 बेस ईयर से, तब से
इसके अंदर है और आज भी मौजूद है, वो है आईटीसी। तो आईटीसी को अगर हम ये देखें तो आम तौर पर ये सिगरेट कंपनी समझी जाती है करीब, लेकिन आज भी इतनी कोशिशों के बावजूद 40% इसका जो टर्नओवर है वो सिगरेट से आता है, और लेकिन जो प्रॉफिट है वो 84%। इसके जो अन्य बिजनेस हैं वो जैसे पेपर बड़ा अच्छा कर रहा है, एग्री बिजनेस वो भी अच्छा कर रहा है, उसके मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं। होटल बिजनेस जो एक तरह से इसका हम कह सकते हैं कि दुखती रग है, वो थोड़ा सुधरने की कोशिश कर रहा है। अब वहाँ पे लॉस होने बंद हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ये बिजनेस अगर ये कंपनी बेच दे तो बहुत अच्छा करेगी। हम ये नहीं कह रहे कि बिकेगा, पर आईटीसी इस वक्त जिन वैल्यूएशंस के ऊपर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। ये देखिए कि इतना पिछले 6-7 साल के अंदर इतना टैक्स, इतनी ड्यूटी लगाई गई है, उसके बावजूद ये कंजम्पशन है ये तो एज इट इज होता रहता है। तो अब इस बजट में जब टैक्स नहीं, ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई, तो उससे ऐसा लगता है कि इसका ये समय भी पूरा हो गया है, आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा। तो उसके चलते हुए हम ये देखेंगे, खासकर ये देखते हुए कि इतने सारे जो छापे पड़े हैं उससे जो स्मगल्ड सिगरेट्स का बिजनेस बढ़ गया था वो वापस इनको लौटने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल करंट भाव के ऊपर ये करीब 4.8% का डिविडेंड यील्ड देता है। तो ये कंपनी ऐसी है जो नहीं भी बढ़ेगा तो आपको जो सेविंग बैंक से ज़्यादा, तो इसके अंदर आपको वही मिल जाता है ब्याज की दर, जो हम डिविडेंड यील्ड जिसको कहते हैं। फिर भी मेरा मानना है कि आप 209 रुपये 10-90 पैसे जहाँ पे क्लोज हुआ है यहाँ पे ले, 200 रुपये तक इसको एवरेज करें तो आपको 245 रुपये जो हमारा टारगेट है वो करीब 19%, और करंट भाव से देखें तो 16.5% के रिटर्न्स आपको मिलने की संभावना है। और साल भर रखेंगे तो जो डिविडेंड मिलेगा वो अलग। तो ऐसे वक्त के अंदर मैं समझता हूं कि कम वैल्यूएशंस के ऊपर, ऊंचे वाले भावों के ऊपर जब मार्केट है तो ये कम, बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। इसमें एक निवेशक को जो रिस्क कम लेना चाहते हैं उनके लिए लगाने की बात है। तो 9 से 12 महीने के लिए आईटीसी में खरीदारी की सलाह वीके शर्मा जी की। बहुत शुक्रिया शर्मा जी, आप शो में शामिल हुए हमारे साथ, और सभी सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए।